हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपनी एक सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम अपनी सीरीज़ का पहला वीडियो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे अरुणाचल प्रदेश से वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूं कि आपके लिए हम किस तरह से कंटेंट लेके आए हैं और क्या कुछ नया सीख सकते हैं आप इस वीडियो से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ क्लियर तरीके से। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अपना कंटेंट है जो कि आपको पसंद आएगा और काफ़ी कुछ ज़रूर आप सीखेंगे यहाँ से। तो ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि ये देखिए भारत है। अगर हम भारत को इस तरह से चार हिस्सों में बांटें तो हमारा ऊपर की ओर क्या होगा, उत्तर। उत्तर जिसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट जिसे हम लोग पूर्व कहते हैं और इधर हम हो जाएगा क्या, पश्चिम जिसे हम लोग वेस्ट कहते हैं। क्लियर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आप देखिएगा कि आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ है, तो इधर पूर्व में है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ से देखते हो तो किधर है, पूर्व में ही तो है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। ठीक है ना भाई, पूर्वांचल के हिस्से हैं ना, तो पूर्वी भारत इसे कहते हैं। ये जो देखिए हमारे इतने जो गोले के अंदर हैं ये सब क्या है, पूर्वी भारत के हिस्से हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को कि यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पे एक सिक्किम है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर है, तो सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए इसको अपन इसे गिनते जाइएगा। देखिए ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश एक, दूसरा हो गया हमारा असम, तीसरा हो गया नागालैंड, चौथा हो गया मणिपुर मणिपुर, पाँचवा हो गया मिजोरम, छठवां हो गया त्रिपुरा, सातवां हो गया मेघालय और आठवां जो कि यहाँ पे ये ऊपर का हिस्सा, इसमें नाम नहीं लिखा है तो आप इसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सिक्किम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इधर के सेवन जो हमने काउंट किए ये सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर जिसे हम सिक्किम कहते हैं। और आप देखिए ये छोटा सा पतला सा रास्ता जो कि हमें पूर्वी भारत से जोड़ता है। क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे याद कर लिया होगा। एक बार हम इसे खाली मैप में भी देख लेते हैं जिससे हमें चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। देखिए ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमने बताया क्या, असम था, असम। ठीक है ना, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश के इधर बाजू में क्या था, नागालैंड था। क्लियर है, नागालैंड के नीचे क्या था, तो नागालैंड के नीचे हमने पढ़ा मणिपुर, मणिपुर के नीचे हमने क्या पढ़ा, मिजोरम, और मिजोरम की इधर बाजू से क्या था, तो त्रिपुरा था। और यहाँ एक जो देखिए बादल की आकृति का एक कौन सा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेघालय। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग पूरे भारत को याद कर लेंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें हमें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को सन 1962 से पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में नेफा के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया। फिर देखिए कि संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ डेटे हैं। 1965 तक यहाँ का प्रशासन की देखभाल कौन करता था, तो विदेश मंत्रालय करता था। ओके, फिर देखिए 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, फिर देखिए कि सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश नाम कब दिया गया, 1972 में दिया गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे और चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। अब देखिए कि इन सब के बाद
20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 24वां राज्य बना। यानी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य था? तो 24वां राज्य था। कब बना? 20 फरवरी 1987 को। ये डेटें आप याद करते चलिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वी राज्य है भाई, पूर्व में स्थित है तो पूर्वी राज्य ही कहलाएगा ना, ठीक है। फिर देखिए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारे अरुणाचल प्रदेश में। भाई सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बिंदु या कौन सा जगह है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू नामक स्थान, कौन सा? किबीथू नामक स्थान है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। पूर्वी स्थान या पूर्वी बिंदु आप कह सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसकी स्थापना क्या कब हुई? तो स्थापना इसकी 20 फरवरी 1987 को हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। राजधानी ईटानगर है, सबसे बड़ा शहर है यह अरुणाचल प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल जो है 83,743 वर्ग किलोमीटर है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यहाँ पे भाषाएं जो बोली जाती हैं हिंदी एवं अंग्रेजी, और भी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। यहाँ पे जिले कितने हैं? तो जिले यहाँ पे 25 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं। राज्यसभा की सीटें 1 हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए सभी राज्यों की, क्लियर है। चलिए अब देखिए कि अरुणाचल का अर्थ क्या होता है? तो अरुणाचल का प्रदेश उगते सूर्य का पर्वत। जैसा कि हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। तो सूर्य की जो सबसे पहली किरण पड़ेगी तो वो कहाँ पड़ेगी? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इसे हम लोग उगते सूर्य का पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है कि सीमा से जुड़े राज्य, यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों और कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर की साइड में क्या होगा? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। बाकी एक कोने वाले होते हैं तो ये पूर्वोत्तर है ना, दक्षिण उत्तर, ये सब भी होते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इतनी समझ तो आपको होगी ही। चलिए अब देखिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ये रहा। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में यानी कि नीचे साइड में कौन सा राज्य है? तो असम है, क्लियर। और नागालैंड की स्थिति क्या है? तो नागालैंड हमारा दक्षिण पूर्व, यानी कि पूरब और दक्षिण के बीच के हिस्से को दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो दक्षिण पूर्व में हमारा नागालैंड है, क्लियर हो गया। फिर देखिए इधर पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में आपका भूटान है, जो कि एक देश है, ठीक है। तो भूटान से भी सीमा साझा करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। ऊपर की ओर कौन है? तो ऊपर की ओर तिब्बत का पठार है। यहाँ पूरा चीनी तिब्बत का पठार है, तो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर तिब्बत का पठार है। और पूरब की ओर कौन है? तो पूरब की ओर म्यांमार, जिसे हम लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे, अब उसका नाम म्यांमार है, क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सीमा से जुड़े कौन कौन से राज्य हैं? असम है, नागालैंड है, भूटान, म्यांमार और चीन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? भारतीय राज्य। तो कितने भारतीय राज्य? असम और नागालैंड, यानी कि 2 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितने देशों के साथ सीमा साझा होती है? तो इधर भूटान, इधर चीन और इधर पूर्व के साइड में म्यांमार, यानी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन और भारत के मध्य खींची गई मैकमोहन रेखा इसी राज्य की उत्तरी सीमा में है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसा कि हमें पता है कि चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। अब भारत और चीन के बीच में जितनी बाउंड्री टच होगी, ठीक है ना, भारत और चीन के बीच में जितनी भी बाउंड्री टच होगी, उस पूरे बाउंड्री में जो लाइन खींची जाएगी ना, जो बॉर्डर होगा, उसे क्या बोलेंगे? मैकमोहन लाइन हमने कहा है। तो मैकमोहन लाइन, तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी तो चीन से टच हुआ ना। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, आपसे क्वेश्चन घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप क्या बोलोगे? मैकमोहन रेखा है। भाई मैंने क्या बोला? जितनी भी राज्यों से टच होगी, यानी जो जो राज्य हमारे चीन से बॉर्डर साझा करते हैं, उन सब के बीच में मैकमोहन लाइन होगी, क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों को भी आप याद कर लें तो बेहतर है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेती हैं, ठीक है। तो मोपा, डबला, सुलुंग, मिंग्योन, मिन्योग है, मेजी है। अजीब से नाम है थोड़े से, बट
याद कर लीजिएगा, आते हैं एग्जाम में। लोक नृत्य हैं यहाँ पे चोंग, खैबा, लीम, नुरलेम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे कि जीरो हवाई अड्डा है, पासीघाट हवाई अड्डा है, डपोरजियो हवाई अड्डा है, एयरफील्ड हवाई अड्डा है और लीलाबाई हवाई अड्डा। ये सब क्या है, हवाई अड्डे के नाम हैं। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ का राजकीय पशु। राजकीय पशु यहाँ का मिथुन है, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट राजकीय पक्षी यहाँ का तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, यहाँ का राजकीय पक्षी, देखिए कितना प्यारा दिखता है। ओके, नेक्स्ट हमारा राजकीय वृक्ष यहाँ पे होलोंग। होलोंग का जो वृक्ष है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजकीय फूल, जिसे हम लोग रेटूशा कहते हैं। तो यहाँ का राजकीय फूल क्या है, तो रेटूशा। देखिए रेटूशा जो है पास से देखने पे ऐसा दिखता है और दूर से कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ का राजकीय नृत्य, जो कि एग्जाम में आता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। राजकीय नृत्य क्या है हमारा, बारदोछम राजकीय नृत्य है, जो कि यहाँ की पोशाक कुछ ऐसी है, वहाँ के कल्चर के हिसाब से इस तरह का ड्रेस पहन के ये लोग वहाँ पे नृत्य यानी कि डांस करते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, तो दो नेशनल पार्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नदियाँ, देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं नदियों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली जो मुख्य नदी यानी मेन जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से बहती है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे 3 देशों से बहती है। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, 3 देशों से बहती है। पहला चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया और तीसरा बांग्लादेश हो गया। 3 देशों से बहती है। अब आपको ध्यान देना है कि यांग्याप दर्रा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, पर फिर भी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए इस हिस्से में जो ये नदी है, ये पूरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि ये तिब्बत के पठार से बहती हुई यहाँ भारत में इंटर करती हुई और यहाँ पे आपके बांग्लादेश में जाकर के इस नदी, इस समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। क्लियर है? तो ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, इसी कोने में यांग्याप दर्रा है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वहीं से यह नदी हमारे भारत में इंटर करती है। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन से नामों से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये हमारा पूरा का पूरा चीन वाला हिस्सा है और यहाँ पूरा हमारा कौन सा है, तिब्बत का पठार है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ मतलब भूटान और नेपाल, फिर इसके बाजू में पूरा तिब्बत का पठार हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यानी कि ये जो नदी हमारी यहाँ बह रही है ना, ये देखिए यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। फिर यह अरुणाचल प्रदेश से बहते हुई असम राज्य में जाती है, तो असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे यह असम के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ कौन कौन सी, पहली हो गई दिबांग नदी और दूसरी हो गई लोहित नदी। यह दोनों नदी जो हैं ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लोहिता नदी और दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश की नदी हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसे थोड़ा समझिएगा, हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे गंगा नदी हो गई, तो इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, इसलिए इसे भी थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये जो गंगा नदी है हमारी, देखिए इधर से आ रही है ना, इधर आपके हिमालय से होते हुए पूरी इधर से ये गंगा नदी आई और ये यहाँ बांग्लादेश में एंटर की। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो इधर से ब्रह्मपुत्र आई आपकी, इधर से आपकी गंगा आई। ठीक है, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप समझ में आएगा। फिर से देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आई अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए, और ये जो गंगा नदी आई, इन दोनों की संयुक्त धारा, ये दोनों देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं। इस सर्कल के अंदर देखिए, ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये जहाँ पे मिलती हैं
तो फिर उसके बाद एक होकर बहती हैं। तो इसकी संयुक्त धारा यानी दोनों के मिलन को क्या बोलते हैं, मेघना नदी कहलाती हैं। ठीक है, दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाएगी। और उसके बाद जिसकी सहायता मतलब मेघना नदी में ही कौन सी नदी मिलती है आकर के, आपकी बराक नदी मिल जाती है। ठीक है ना, यानी कि पहले ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन हुआ तो मेघना बन गई, और मेघना में फिर बराक नदी का मिलन हुआ। क्लियर। अब यही नदी आपकी मेघना के नाम से बहते हुए सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में, ये देखिए आपकी इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर जाके गिर जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या मेघना नदी या पद्मा नदी या जमुना नदी, कुछ भी नाम हो इस्तेमाल कर सकता है, किस खाड़ी में जाकर गिरते हैं, तो आप बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संकोशी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो संकोशी नदी जो है हमारी वो अरुणाचल प्रदेश और आपके अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है, तो उसके बीच में संकोशी नदी बहती है जो कि उन दोनों की बाउंड्रीज बनाती है, ऐसा समझिए। ठीक है, फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश की और भी अन्य नदियां हैं, छोटी मोटी नदियां हैं। यहाँ पे सुबनसिरी नदी को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कमेंग हो गई, सुबनसिरी हो गई, दिहिंग, तेजू, तिराप, सुमदोरंग चू और ये नमका चू आदि नदियां हैं। ये थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मुख्य जो वहाँ की लोकल नदियां हैं वहाँ बहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दर्रे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के हिसाब से, इसे भी आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इन तीनों दर्रों को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि ये दीफू दर्रा है, यांग्याब दर्रा है और बोमडीला दर्रा है। हालांकि हम इधर के भी दर्रों की बात करेंगे जब उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तब। क्लियर है। चलिए देखिए यांग्याब दर्रा, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रे आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तीनों के तीनों दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बोमडीला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया और यांग्याब दर्रा हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये मैं टिक कर रहा हूँ। दीफू हो गया, बोमडीला हो गया और यांग्याब और बोमडीला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यांग्याब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यांग्याब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये रहा देखिए आपका यांग्याब दर्रा। ठीक है, और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में इंटर कर जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखिए पहाड़ियाँ भी पूर्वांचल के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पे हर राज्य में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और भी नहीं समझाई जो कि मैं चलिए आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय की जो श्रेणी है आपके उधर जम्मू कश्मीर साइड से आता है। जो हिमालय वो आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इधर से टर्न हो करके फिर ये आपका इधर जो आपका नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, इन सब से होते हुए आपके अंडमान निकोबार तक जाती है हिमालय की श्रेणियाँ। ठीक है, तो ये समझिए कहाँ से मुड़ जाती हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास से मुड़ जाती हैं। और वही चीज़ आपकी यहाँ लिखी है कि दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। मैंने क्या बताया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर होगा ना। तो ये हिमालय जो इधर से आता हुआ इधर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, समझ में आया, और फिर आपके अंडमान निकोबार तक जाता है यही हिमालय। क्लियर है। चलिए तो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा का मतलब इधर साइड में हमारे कौन सा राज्य है, इधर आपके म्यांमार है ना, तो म्यांमार और भारत के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो यही पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ही तो करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, उसके बाद हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब इन राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, देखिए डफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी, जयंतिया, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का ही भाग हैं। ठीक है, अब हम इन्हें मैप के माध्यम से समझेंगे, इन्हें हम देखेंगे मैप के माध्यम से कि कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। चलिए तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम बात जब कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 मैप दिख रहे होंगे, एक इधर है और एक इधर है।
इनको देखिए इस मैप में पूरी पहाड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है, बट इसमें क्लियर दिखाई दे रहा था इसलिए मैं इसे लेके आया। और इधर साइड में पूरी पहाड़ियाँ हैं बट ये ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी पास पास नाम लिखे हुए हैं इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की, ठीक है। असम में देखिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। असम में 4 पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से, दाफला, मिसमी, मिरी, अबोर। अब देखिए यहाँ पे आपको दाफला दिख रही है और यहाँ आपको मिसमी दिख रही है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये रही डाफला, इधर के मैप में देखिए राइट साइड में डाफला हो गया, ठीक है। फिर आपकी ये मिरी, डाफला के ऊपर मिरी हो गई, फिर मिरी के ऊपर ये अबोर हिल्स का नाम आ रहा है और यहाँ पे मिसमी। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, तो ये चारों की चारों पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आ जाइए आप अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है, तो असम है। तो असम में हमारी कौन सी पहाड़ी है, मिकिर की पहाड़ी, ये देखिए मिकिर की पहाड़ी, ठीक है। तो असम में कौन सी है, मिकिर की पहाड़ी है, ठीक है। अब मिकिर के बाद आ जाइए आप मेघालय में, ये देखिए ये बादल के आकार का मेघालय है और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, यहाँ नाम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में है। मेघालय में चेरापूंजी जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसके बारे में हम मेघालय पढ़ेंगे, वहाँ पे से हम डिटेल से बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए जो बराइल रेंज जो दिख रही है यहाँ पे, बराइल रेंज एक्चुअली में ये नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और असम, नागालैंड, मणिपुर और असम तीनों के बीच में ये बराइल रेंज पड़ती है, ठीक है। तो ये तीनों के साथ इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा साझा होता है। बाकी आपकी मिज़ोरम में मिज़ो की पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ हैं और पटकाई बूम। तो पटकाई बूम और नागा हिल्स कहाँ हैं, तो ये आपके नागालैंड में है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन पहाड़ियों का कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी डिटेल है, इसके आगे भी हैं। ये मिकिर पहाड़ियाँ हो गई, है ना, गारो, खासी, जयंतियाँ, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। वीडियो को रोक करके स्टॉप करके आप इसे पढ़ लीजिएगा, अपनी नोट्स में इसे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा यहाँ पे त्यौहार। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्यौहार जो है हमारा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल, जिसे हम लोग PPHF कहते हैं शॉर्ट में। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और भी कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, लोसार, सी, दोनसाई, मोपिन हो गया, बोलुंग हो गया, न्यूकुम, है ना, द्रिरेंग। ये अजीब अजीब नाम है, थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप से लग रहे हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट जो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे आप देखिए नोट मैंने लिखी हुई है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा गया कि हॉर्नबिल बस नाम आया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे नागालैंड में मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का मेला यहाँ पे देखिए परशुराम कुंड मेला है, लिखबली मेला है और ब्रह्मपुत्र दर्शन, ये तीनों मेले यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कि परशुराम कुंड मेला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी बार देखा भी गया है। और यहाँ पे जो फ़ोटो लगी हुई है परशुराम कुंड का ही फ़ोटो लगा है और यहीं पे परशुराम कुंड का मेला लगता है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सिसेरी पुल है। सिसेरी पुल का उद्घाटन कब किया गया, इसकी लंबाई कितनी है, ये किसको किसको जोड़ती है, इसका उद्घाटन किसने किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि सिसेरी नदी पर निर्मित सिसेरी पुल जो है सिसेरी नदी पर निर्मित किया गया है। ओके, इसकी लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। यह पुल जुनाई पासीघाट राणाघाट रोइंग सड़क के बीच निर्मित किया गया है और यह पुल दिबांग घाटी को सियांग घाटी से जोड़ता है। इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है। इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था अरुणाचल प्रदेश में सिसेरी पुल का उद्घाटन। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फैक्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा, डेट
कि किसने किया था और कब किया था। क्लियर है, और इस किसे किसे जोड़ती है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दापोरिज पुल का भी निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में BRO कहते हैं। ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर मात्र 27 दिन पर दापोरिज पुल, अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये बनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेट डली हुई है 20 अप्रैल 2020 को। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 430 फीट है। ठीक है, दापोरिज पुल। क्लियर है इसका। और यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए कि 27 दिन में दापोरिज पुल बनकर तैयार हुआ है। और यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम लोग LAC कहते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ तक 40 टन वजनी वाहनों को पहुँचाने का काम करेगा। क्लियर है। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, 20 अप्रैल 2020, अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट है कि ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति, दुनिया का सबसे जहरीला सांप अरुणाचल प्रदेश ने खोजा। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, जो कि दिखने में ऐसा है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ओके, तब तक के लिए बाय।